प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। एक बार पुनः मैं बलराम द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के गुण, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उसका हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम लोग वाक्य के भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद, इस विषय का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है, मुख्यतः ये रचना का मतलब होता है बनावट। हम वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य को बनाते हैं। तो जब हम वाक्य को बनाते हैं तो इस प्रकार से वाक्य की रचना जब करते हैं तो उसके तीन भेद किए गए हैं। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। आइए अब हम लोग क्रम से जो है एक एक वाक्य के अंतर्गत उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ उसको अच्छे ढंग से समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जैसा कि उसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, साधारण माने सिंपल, सरल माने जो कठिन ना हो। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब प्रत्येक वाक्य, कोई वाक्य ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई क्रिया ना हो या कोई कर्ता ना हो। तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। हम वाक्य के अंग के अंतर्गत आपको बता चुके हैं कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बताया जाए वो उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो सामान्य अर्थ में हम ये देखते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है। दूसरे वाक्य में इसी को समझ सकते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, बिजली चमकती है, पानी बरसा, वर्षा हो रही है। अब ये सब सरल वाक्य हैं। मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन करता है और उड़ा रहा है ये क्रिया है, तो एक ही है। मोहन, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो एक ही करता है, एक ही क्रिया है। बच्चों के द्वारा खेलने की क्रिया की जा रही है। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, राम खाना खाकर सो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन प्रत्येक वाक्यों का जो हमने आपको उदाहरण बताया, एक कर्ता, एक क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसमें कोई दूसरा वाक्य नहीं है। तो इस वाक्य को हम सरल वाक्य के अंतर्गत जानते हैं, समझते हैं। सिंपल सी बात, साधारण सी बात आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि सरल वाक्य उसे ही कहते हैं जिसमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। उसी को हम और व्याकरण की दृष्टि से अगर देते हैं तो उद्देश्य और विधेय कहते हैं। विधेय माने उसके बारे में जो बताया जाए और उद्देश्य माने जिसके बारे में बताया जाए। अब आइए हम लोग आगे की वाक्य रचना को देखते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ। अब आप देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, अब इसको पहले समझने के पहले हमको समुच्चय बोधक अव्यय समझना होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत समुच्चय बोधक शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, भी, इसलिए, या, तथा, एवं आदि, ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। योजक शब्द है, इसको हम योजक शब्द कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसी समुच्चय बोधक को व्याकरण की दृष्टि से समानाधिकरण भी कहते हैं। तो ये जो वाक्य होते हैं, जुड़ते हैं, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार परिभाषा हम लोग फिर से पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ऐसे वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण अव्यय, जैसे और, भी, इसलिए, या, तथा, परंतु, एवं
आदि से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, माँ बाजार गई और सब्जी लाई। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक माँ के बाजार जाने की है और दूसरा सब्जी को लेकर आने की है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, आप खाना खाएं और आराम करें। इसमें भी और एक समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द से दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग स्वतंत्र। आराम करें एक स्वतंत्र उपवाक्य है और आप खाना खाएं ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया। तीसरे उदाहरण में, आप चाय पिएंगे या कॉफी, दोनों को जोड़ा गया किससे? या से। फिर अगला वाक्य देखिए, राम बीमार है, एक स्वतंत्र वाक्य है। इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया? इसलिए। स्कूल नहीं आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है, तो दोनों को जोड़ने का, दोनों के लिए योजक शब्द का प्रयोग किया गया। तो अवश्य सफल होता है, अवश्य सफल होता है ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है, और विद्यार्थी परिश्रम होता है, इन दोनों को जोड़ने के लिए। अगला देखिए, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। तो एक बार फिर से आप लोग समझिए कि जब हम दो स्वतंत्र उपवाक्यों को किसी समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं, और ये समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? और, या, इसलिए, तो, अतः, ये जो उदाहरण में लिखे गए हैं हमने इतना बताया, लेकिन इसके अलावा भी और इसलिए, परंतु, तथा और बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसे हम संयुक्त वाक्य के रूप में परिभाषित करते हैं, जानते हैं। आइए हम तीसरे वाक्य को देखते हैं, जो अब संयुक्त वाक्य की पहचान। अभी हमने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, फिर भी कुछ उसके जो नियम हैं उस पर हम एक बार पुनर्चर्चा करना चाहेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। जैसे दो उपवाक्यों के बीच समुच्चय बोधक, जिसको हम समानाधिकरण अव्यय भी कहते हैं, इसके साथ जैसे, और, भी, इसलिए, या, आदि, इसका संबंध होता है। ये आप हमको पहले भी बता चुके हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो अधिक, संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। कहने का मतलब है दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है, बल्कि उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। हमने बताया किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, अपने आप में वो पूर्ण अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। और अंतिम में देखेंगे, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। तो ये संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए एक साधारण, एक सरल सी परिभाषा यही है कि इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से, समानाधिकरण अव्यय शब्दों की सहायता से, मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, समुच्चय बोधक को ही समानाधिकरण भी कहते हैं। इसलिए इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान देना है, ये समुच्चय बोधक या समानाधिकरण शब्दों से जुड़ते हैं, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जो रचना के आधार पर तीसरा वाक्य होता है, हम इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, मिश्र का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ। अब इसमें देखिए, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, माने उस पर, उसके सहारे उसका अर्थ प्रकट होता हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि योजक, योजक माने जोड़ने वाले चिन्हों से जुड़े रहते हैं। इसमें भी योजक शब्द होता है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये होती है कि एक उपवाक्य जो है वो मुख्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, उसके सहारे ही वो अर्थ देता है। इसलिए हम इसको मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। उदाहरण,
जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब यहां आप देखिए, बिजली चली गई एक वाक्य है, जैसे शाम हुई, तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है जैसे। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, एक मुख्य उपवाक्य है। मुख्य उपवाक्य क्या है? बिजली चली गई। अब उसको आश्रित क्या है? जैसे ही शाम हुई। तो इस तरह से इसमें जब, जैसे, तो, जिसने, जब, तो ये जोड़ते हैं क्योंकि ये आश्रित होते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, यहां तब उसका योजक है। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक कोई मुख्य उपवाक्य है और एक कोई आश्रित उपवाक्य है। उदाहरण की दृष्टि से अगली स्लाइड में हम लोग इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है और योजक क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। पहला उपवाक्य क्या था? जैसे शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। तो योजक शब्द क्या है? जैसे। आश्रित उपवाक्य क्या है? शाम हुई। और मुख्य वाक्य क्या है? बिजली चली गई। दूसरे वाक्य में था कि जब नई कक्षा में दाखिला होगा, एक आश्रित उपवाक्य था। और योजक तो, इस तो की जगह पर आप तब का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब उदाहरण लिखा गया है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। हम पढ़ेंगे, मुख्य वाक्य आश्रित है। कब? जब हमारा नई कक्षा में दाखिला यानी प्रवेश होगा। श्याम चला गया जब तो राम आया। अब राम आया, जब राम आया, ये जब जो है क्या है? योजक है। जब राम आया तो श्याम चला गया। तो इस तरह से ये जो योजक शब्द हैं, ये योजक शब्द मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ, जिसने, जिसके माध्यम से उसको जोड़ा गया। ये प्रधान उपवाक्य क्या है? उस लड़के को बुलाओ, ये उसका मुख्य उपवाक्य है। आश्रित क्या है? जिसने काले जूते पहने हैं। धूल उड़ने लगी जब आंधी आई। तो जब आंधी आई, आंधी आई ये आश्रित उपवाक्य है। और धूल उड़ने लगी ये मुख्य उपवाक्य है। तो कब धूल उड़ने लगी? जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस मुख्य उपवाक्य पर एक आश्रित माने उसके सहारे अर्थ देता है। और उस आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए ये योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तब, जो, तो, जिसने, जब, तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन के रूप में देखेंगे। अभी हम लोगों ने संक्षेप में आपको हमने 3 तरह के रचना के आधार पर वाक्य बताए, सरल, संयुक्त और मिश्र। साधारणतः आप देखिए, सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन वाक्य को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस उपवाक्य पर एक आश्रित उपवाक्य होता है जिसे कुछ योजक शब्दों से हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य भी बना सकते हैं, हम उसकी सहायता से मिश्र वाक्य भी बना सकते हैं। ये हम जब वाक्य परिवर्तन में, रचना की दृष्टि से जो वाक्य परिवर्तन होता है, जब हम इस विषय पर आपको विस्तार से बताएंगे तो वहां पर हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगले स्लाइड में हम इसमें देखेंगे कि जो मिश्रित वाक्य होते हैं, इसमें मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार संभव हैं।
जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये क्या होते हैं? उपवाक्य। हम संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण ये तीनों प्रकार की उपवाक्य को समझने के पहले आपको हम थोड़ा सा उपवाक्य के बारे में बताते हैं। उपवाक्य का मतलब होता है सहायक, जो आपको उप माने सहायक के रूप में जुड़ता है उपवाक्य में। तो यहां पर देखिए कि मिश्रित वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित माने जो उस पर टिके होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो उस पर टिका हुआ होता है, जिसका आश्रित उपवाक्य होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम इसके आगे चलें, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा यहीं पर और बताना चाहेंगे। देखिए संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण, यहां पर भी विशेषण, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य के। और एक बात और विद्यार्थियों आपको हम स्पष्ट रूप में बताना चाहेंगे कि जब भी हम किसी भी व्याकरण को, व्याकरण के किसी पाठ को, व्याकरण के किसी अंश को पढ़ते हैं तो उस पर बहुत सारे पारिभाषिक शब्द मिलते हैं आपको। कहीं पर समुच्चय बोधक मिलता है, कहीं संबंध बोधक मिलेगा, कहीं विस्मयाद बोधक मिलेगा, कहीं क्रिया विशेषण मिलेगा। तो जब तक व्याकरण के इन शब्दों की परिभाषा और उसके लक्षण हम अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक व्याकरण के विशेष उस शीर्षक को समझने में हमको उतनी आसानी नहीं होगी। तो इसके लिए हमको व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक को पढ़ने के लिए भी उससे संबंधित दूसरे टॉपिक का भी, दूसरे विषय का भी हमको थोड़ा अध्ययन अवश्य होना चाहिए। जैसे भी हमने आपको संज्ञा बताया, विशेषण बताया, क्रिया बताया, समुच्चय बोधक संबंध बताया, योजक शब्द बताया, तो इनकी एक अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। जब तक इन पारिभाषिक शब्दावली का आप अध्ययन नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक उस विषय का पूर्ण अध्ययन या पूर्ण जानकारी संभव नहीं है। आइए हम लोग अपने विषय क्रम पर पुनः जुड़ते हैं और संज्ञा उपवाक्य के बारे में जानते हैं। देखिए संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। हमने आपको बताया कि जो संज्ञा का काम करते हैं माने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा का काम करते हैं, हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उनको हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए एक बहुत ही सरल नियम है कि संज्ञा उपवाक्य से पहले की का प्रयोग होता है। उदाहरण, मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूं, मैं क्या है? सर्वनाम है। यहां डॉक्टर क्या है? संज्ञा है। तो यहां पर की जो है, ये शब्द जो है ये संज्ञा के उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कि तुम डॉक्टर बनो। ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा। किसको विश्वास है? राम को। तो राम को विश्वास है, लेकिन यहां पर संज्ञा उपवाक्य का काम कर रहा है कि जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है, श्याम होली पर जरूर आएगा, ये संज्ञा उपवाक्य है। तीसरे उदाहरण में, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। कि महंगाई कम नहीं होगी, ये महंगाई भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह से गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। पवन ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्रम से कि जो ये की के बने संज्ञा उपवाक्य से पहले, जो उसके पहले की एक ही चिन्ह है, इसके लिए की का प्रयोग होता है, हम उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको पूछा जाए कि ऐसा लगता है, मैं तीसरे उदाहरण पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। वाक्य में प्रधान वाक्य क्या है? ऐसा लगता है। कि जो है
उसका जोड़ने का काम कर रहा है। महंगाई कम नहीं होगी, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। आगे देखिए विशेषण उपवाक्य। एक बार पुनः देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध, यहाँ पदबंध शब्द आया है। पदबंध क्या मतलब क्या होता है? जो कई शब्दों का मेल होता है, हम उसको पदबंध कहते हैं। तो की विशेषता बताते हैं। फिर से देखिए, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह वही लड़की है जो अच्छा गाती है। अब आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, प्रत्येक उदाहरण में कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं, नीले रंग के से लिखे गए हैं। वो कौन से हैं? वो मैं आपको क्रम से बताता चलता हूँ। पहला उदाहरण देखिए, यह वही लड़की है जो अच्छा गाती है। अब आप देखिए, इसमें संज्ञा और सर्वनाम पदबंध क्या है? यह क्या है? सर्वनाम है। वही लड़की, लड़की क्या है? संज्ञा है। तो यह वही लड़की है, ये संज्ञा और सर्वनाम है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहे हैं? जो अच्छा गाती है। अच्छा गाती है विशेषता है किसकी? उस लड़की की। और उसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? जो। हमने आपको पहले बताया था मिश्र वाक्य में कि जो, जिसके, जिससे, जो, ऐसे जो शब्द होते हैं उससे जोड़ने का काम करते हैं। तो ये वही लड़की है जो अच्छा गाती है। तो अच्छा गाती है विशेषण उपवाक्य। यह अध्यापक, वह अध्यापक होता है जो आदमी पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला आदमी विशेषता बता रहा है किसकी? उसकी, जो अध्यापक होता है। इसी तरह से उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। तो अध्यापक अंकल की विशेषता बता रहा है जिनके हाथ में बैग है। तो ये जो वाक्य है, ये उपवाक्य जो क्रमशः जो, जिनके, जिससे, जिसे, जो, इसके जो बाद वाले जो उपवाक्य हैं, ये क्रमशः विशेषण का काम करें। वह साइकिल कहाँ है? साइकिल क्या है? संज्ञा है। लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है, आप कल आए थे, जिससे कल आप आए थे, जोड़ने का, जिससे कल आप आए थे, वो साइकिल की विशेषता बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शब्द हैं, बाद के शब्द, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। वो तो चला गया, वो सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध है। और उसके जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो वो तो चला गया। इस पदबंध की विशेषता क्या है? जिसे उसको ज्वाइन कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। आप ढूंढ रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? जो चला गया। इसी तरह से इस उदाहरण, इस विशेषण उपवाक्य के अंतिम उदाहरण को देखिए, वह लड़का कौन सा है? वह लड़का कौन सा है? वह लड़का कौन सा है? ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो बीमार है, तो बीमार है क्या है? वह लड़का जो है, इसकी, वह लड़का कौन सा है? इस पूरे पदबंध की विशेषता जो बीमार है। तो इस तरह से जो अच्छा गाती है, जो आदमी पढ़ाता है, जिसके हाथ में बैग है, जिससे आप कल आए थे, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जो बीमार है, ये क्रमशः किसी संज्ञा या सर्वनाम पदबंध की विशेषता बता रहे हैं। तो इसे हम मिश्र वाक्य के अंतर्गत विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, एक बार हम फिर से आपको क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीत और परिमाण, ये जो है क्रिया विशेषण के भेद भी होते हैं। रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है। हम इसको क्रिया विशेषण के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। इसका आदि का द्योतक माने परिचय करते हैं, इसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों में
तो, वहां, क्योंकि, जहां, जैसा, जब, ज्यों त्यों आदि समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। समुच्चय माने वही योजक शब्द, समानाधिकरण जो योजक शब्द होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। जब राम आया, ये जो है तो बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। जब राम आया तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इसी तरह से यदि वो पढ़ लेता, यदि वो पढ़ लेता, क्रिया विशेषण उपवाक्यों में क्रिया के पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। यहाँ पर पढ़ना है, आने की क्रिया है, तो ये जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है जिस उपवाक्य से। वो जो पढ़ लेता क्या है, मुख्य उपवाक्य है। इसमें क्रिया की विशेषता बताई क्या जा रही है, ये जो पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। योजक वहां से जुड़ा गया। जहां जहां प्रधानमंत्री गए, जाने की क्रिया किसके, प्रधानमंत्री की। और इस पूरे उपवाक्य की विशेषता बता रहा है, उनका भव्य स्वागत हुआ। माने प्रधानमंत्री गए, उन क्रिया का विशेषता उनका भव्य स्वागत हुआ। जहां तुम रहते हो वहीं मैं भी रहता हूं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर जैसा अध्यापक ने बताया, बताने की क्रिया, उसकी विशेषता क्या, बच्चों ने वैसा काम किया। तो ये जो उपवाक्य है ये क्रिया विशेषण है। जैसा अध्यापक ने बताया, बताने की क्रिया जो हुई, उस बताने की क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, बच्चों ने वैसा काम किया। स्पष्ट है, सिंपल सी बात है। जैसा अध्यापक ने बताया, क्रिया अध्यापक द्वारा की गई, लेकिन अध्यापक द्वारा की जाने वाली क्रिया का विशेषण क्या बता रहा है, बच्चों ने वैसा काम किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ जैसा करोगे ये मुख्य क्रिया है, और इस मुख्य क्रिया मुख्य उपवाक्य के साथ जो इस पर आश्रित है वैसा भरोगे, ये भी रीतिवाचक है। और अंतिम उदाहरण, जितना तुम जानते हो उतना काम करो। तो ये विद्यार्थियों जो, तो, वहां, वहीं, वैसा, वैसा, उतना, इन समुच्चय बोधक अव्ययों की सहायता से क्रिया विशेषण उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। और क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होते हैं ये मुख्य उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। राम के आने की क्रिया, पढ़ लेने की क्रिया, प्रधानमंत्री बनने की क्रिया, रहने की क्रिया, बताने की क्रिया, करने की क्रिया, जानने की क्रिया, इसकी विशेषता उसी क्रम में क्रमशः जो योजक शब्द हैं उसके बाद वाला उपवाक्य बता रहा है। तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण उपवाक्यों की पहचान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग वाक्य रूपांतरण, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, इसके रूपांतरण की बात हम लोग वहां अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार के पहले एक निवेदन, आप सब लोगों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल बलराम द्विवेदी को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।